आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध भारती मुंबई की वरिष्ठ उद्घोषिका ममता सिंह से नेहा गुप्ता की बातचीत। श्रोता नमस्कार। जब भी हम कुछ सुनते हैं और जब हम सुनते हैं अगर उसके शब्द, उसके अर्थ हमारे दिल को छू जाते हैं तो वो शख्सियत जिसका हम चेहरा भी नहीं देखे होते हैं, न जाने कब और कैसे हमारे दिल में वो जगह बना लेती हैं, हमें पता तक नहीं चलता। जी हाँ, आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शायद भारत में कोई ऐसा इंसान होगा जिन्होंने विविध भारती आकाशवाणी को सुना हो और ममता सिंह जी को ना सुना हो। रोमांच सा लग रहा है ना। कई बार हमारे जो हीरो होते हैं वो हमारे सामने होते हैं तो ऐसा ही एहसास होता है। तो ममता जी, इसी एहसास के साथ आकाशवाणी प्रयागराज की पूरी टीम नमस्कार कहती है आपको। मेरी ओर से पूरी टीम को नमस्कार। कैसा लगता है जब प्रयाग अंचल के लोग आपसे मिलते हैं और अचानक से ही वो कहते हैं कि अरे आप वही ममता जी हैं जिनको हम रेडियो पर सुने, आप वही ममता जी, तो कैसा आपको लगता है? खुशियों का सागर, खुशियों का समंदर लहराने लगता है। और जब ये प्यार, ये मोहब्बत, ये खुलूस इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ से मिलता है तो मेरे ख्याल से मोहब्बत बहुत ज़्यादा भर जाती है। और जो यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, तो यहाँ साहित्य, कला और संस्कृति का जो संगम है, उसकी जो धरा है, उसकी धरातल, उसकी विरासत को मैंने यहीं से पाया है, इलाहाबाद आकाशवाणी से। तो इलाहाबाद आकाशवाणी मेरे लिए लेसन है, पाठ है। बोलने का ककहरा जो बोलते हैं ना, वो यहीं से सीखा है, यहाँ के उद्घोषकों से। अब आपने एक बात कही कि यहाँ से ककहरा सीखा है। आज जब आपसे कोई मिलता है तो आप एक विरासत सी दिखाई पड़ती हैं, वो चाहे आवाज़ के संदर्भ में हम बात करें, काव्य के संदर्भ में बात करें, कहानी के संदर्भ में बात करें, ब्रॉडकास्टिंग के संदर्भ में बात करें। लेकिन इसकी शुरुआत जब हुई थी तो आपको क्या यकीन था कि आप यहाँ तक पहुँच जाएंगी? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं पता था। सच बताऊं तो अक्सर हमने सुना है कि लोगों का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है किसी ख़ास मुकाम पर पहुंचने का। जब मैं इलाहाबाद आकाशवाणी आती थी तो मेरे पास कोई ड्रीम नहीं था, कोई सपना नहीं था, क्योंकि हम उस परिवेश में पले बढ़े हैं जहाँ पर लड़कियों को सपना देखने के लिए कुछ कहा नहीं जाता था, आज़ादी नहीं दी जाती थी। बस ये सिखाया जाता था कि पढ़ो लिखो और शादी होगी, दूसरे घर में जाना है, और घरेलू कामकाज से जोड़ा जाता था। तो यहाँ कोई सपना नहीं था। लेकिन जब मैं आकाशवाणी में ख़ास तौर से अनाउंसर्स को देखती थी बोलते हुए, तो मैं बड़े ध्यान से उनको नोटिस करती थी, ऑब्जर्व करती थी, और उनको बोलते हुए घर जाती थी। तब 2-in-1 का ज़माना था, तो हमने एक छोटा सा 2-in-1 हम लोगों ने मिल के, भाई बहनों ने पैसे इकट्ठे करके ख़रीदे थे। तो 2-in-1 में कैसेट रिकॉर्डर हुआ करता था, उसमें रिकॉर्ड करते थे अनाउंसर्स की आवाज़ें और उसको रिवाइंड फॉरवर्ड करके सुना करते थे और प्रैक्टिस किया करते थे कि मुझे कम से कम यहाँ तो अनाउंसर बनने का मौका मिल जाए, कैजुअल अनाउंसर। तो हम यहाँ पे युवाणी में प्रोग्राम किया करते थे, ये उस समय की बात है जी। और फिर जब यहाँ कैजुअल अनाउंसर्स के लिए उद्घोषणाएं शुरू हुई तो फिर हमने इतनी तैयारी की तो कोई क्या IAS PCS के लिए भी कोई तैयारी क्या करता होगा। आपने एक बात कही कि उस समय, आज जो अभी की लड़कियां हैं जो 20-22 साल की हैं, उनको माता पिता और घर वाले खुद कहते हैं कि तुम सपने देखो, उसे पूर्ण करो, उसके बाद शादी की सोचना। आपके समय में सपने देखने का उस तरह का अधिकार नहीं था। ऐसे में जब इतने सारे प्रतिबंध हों और आशा की सिर्फ एक किरण हो, तो उसको लपकने के लिए इतनी जो आपका डेडिकेशन था, कई बार उस पर चोट पहुंचती थी तो कैसा लगता था? दरअसल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कोई प्रतिबंध था कि आप आकाशवाणी मत जाओ, लोग उसके लिए प्रवोक करते थे। लेकिन असल में हमारी स्थितियां ऐसी थी कि संघर्ष इतना ज़्यादा था, हमारी मुफलिसी के दिन थे और आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा थी कि हमें वो ज़मीन नहीं मिलती थी कि आप कुछ कर सको। लेकिन आकाशवाणी से वार्ताओं से शुरुआत हुई। उस समय महेंद्र मोदी जी ने पहली वार्ता हमारी रिकॉर्ड की थी, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे यहाँ युवाणी में। मुझे जहाँ
तक याद है, महावीर जयंती पर एक वार्ता रिकॉर्ड करने के लिए कहा था और मैं लिख के ले आई। तो उन्होंने उसे कहा कि इसमें ये गलतियां निकाली और बोला दोबारा लिखो। फिर मैं बड़ी खुशी खुशी दोबारा लिख के ले आई। अब जो दौर है, अब मैं देखती हूँ कि लोगों को गलतियां बताई जाए, अब हमारे आने वाली जनरेशन को तो थोड़े नाराज़ होते हैं। हम उस समय खुश हुए और उनके बताए हुए रास्ते पर फिर मैंने वापस लिखी और फिर तलफ़ुज़ कि यहाँ पर करीब, गरीब, खुशी, ये जो तलफ़ुज़ है वो सब कुछ उन लोगों ने सिखाया, उन सारी पीढ़ी ने हमें। अच्छा, उस समय जैसे आप कहती थी कि भाई रिकॉर्डर था, है ना, और ऐसे गूगल नहीं हुआ करता था कि भाई हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हों, इजीली अवेलेबल नहीं था। तो कैसे वो ध्यान कहाँ से लाती थी आप, वो कान कहाँ से लाती थी कि नहीं भाई सुनना है और पकड़ के जेब में डाल लेना है, दिमाग बस जेब ये में। जो कह रही है ना, यही था, सुन के जेब में डाल लेना नहीं बल्कि दिल में डाल लेना। दिल में डाल लेना। तो हम सब क्या करते थे, बाकायदा तब तो सभा होती थी, पहली सभा, दूसरी सभा, तीसरी सभा, तो हम अनाउंसर्स को बड़े ध्यान से सुना करते थे। और सच बताऊं तो मुझे एक ईश्वर की दी हुई एक विरासत है मेरे पास, जो कि आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही बोल दूंगी, हूबहू। अगर आप कहें कि ऐसा बोलो, तो मैं देखती थी कि सारे अनाउंसर्स जो मेरे फेवरेट अनाउंसर्स हुआ करते थे उस समय, जैसे अविनाश श्रीवास्तव जी मैं चाहूंगी कि थोड़ी उनकी भी झलक अगर प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि वो मिमिक्री सेम स्टाइल हुआ तो हमारे श्रोता खुशी से गदगद हो जाएंगे। पता नहीं मैं वैसा कर पाऊंगी कि नहीं। मुरलीधर सिंह जी हुआ करते थे, शैलजा जी हुआ करते थे, एक झलक। तो वो जो स्टाइल सभी की ऑलमोस्ट सेम हुआ करती थी। तो जो ये थी, ये आकाशवाणी का इलाहाबाद केंद्र है, आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद। तो हम भी यही कॉपी करते थे। दोस्तों, आपने आज ममता सिंह जी के कई रूप देखे, एक और नया रूप। ममता जी, जब आप आकाशवाणी केंद्र से कहरा सीख रही थी तो उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, या लोग आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते थे कि अरे छोड़ो ये सब क्या है? आप कैसे एक ही चीज़ के पीछे लगी रही और वो लगना आज यहाँ तक पहुँच गया? डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, बस ये घरेलू उस समय माहौल ऐसा था कि घर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। घर में जो बड़े कहें वही आपको मानना पड़ता था। यहाँ तक कि पढ़ाई के दिनों में विषय का चुनाव भी भाइयों ने कह दिया और उसमें कोई विद्रोह नहीं होता था उस समय। लेकिन हाँ, पढ़ाई के बाद मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे जॉब करनी है। तो यहाँ पर प्रेस उस समय था, मेरे ख्याल से अभी भी होगा। तो मुझे एक यहाँ आकाशवाणी की कैजुअल अनाउंसर गज़ाल जैगम दीदी, वो वहाँ पे जॉब करती थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी जॉब करना है पढ़ाई के बाद। जब एमए कंप्लीट हुआ मेरा, संस्कृत में एमए किया और पीएचडी करनी शुरू कर दी थी, कुछ चैप्टर वगैरह लिख रहे थे। और उन्हीं दिनों में हम म्यूज़िक सीख रहे थे, प्रयाग संगीत समिति से शास्त्रीय संगीत में डिप्लोमा कर रहे थे, प्रभाकर के लिए पढ़ाई चल रही थी। तो मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो आकाशवाणी से जो चेक मिलता था वो हमारे लिए बहुत अहम होता था। और वो जो पहला चेक तो हमें 100 रुपये वाला याद है, 175 रुपये का चेक, वो उस समय बहुत बड़ी अमानत थी, बहुत बड़ी दौलत थी। और वो उसी के बल पर हम घर में ये कह पाते थे कि नहीं, हमें चेक मिलता है, हम आगे पढ़ते रहेंगे, आगे हम करते रहेंगे। तो उसमें डिस्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं होता था। ये किस सन की बात होगी ममता जी? ये समझ लीजिए 90s के आसपास की बात है, 90s 91, 92 के जी, 92, 93 के बात है। दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात और नोट करने वाली है। ममता जी, अमाउंट बाकी घर वालों के मुकाबले थोड़ा छोटा था। तो कई बार लोग सोचते हैं अरे ये छोटे अमाउंट को छोड़ो, सिर्फ बड़े पर नजर रखेंगे। उस समय ये अमाउंट बहुत बड़ा था। उस समय बिल्कुल, उस समय अगर कोई रिश्तेदार घर पे आए और आपको 10 रुपए दे के जाते थे तो बहुत बड़ी दौलत होती थी। और हम जिस मतलब हमारी जो एज ग्रुप के हैं वो सबसे आप पूछेंगी तो 10-20 रुपए की बहुत कीमत थी। क्योंकि उस समय 10 रुपए में तो आप सिविल लाइंस में बाकायदा सॉफ्टी डोसा वगैरह खा लेते थे। आप खाती थी? नहीं जमा करते थे किताबों के लिए। सो गुड। अच्छा ममता जी, इसी बातचीत के दौरान अभी आपने कहा कि महेंद्र मोदी जी हुआ करते थे और कई सारे अनाउंसर्स और प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे जो आपकी खामियों को बताते थे, गलतियों को कि यहाँ ठीक करो।
तो कई बार जैसे आपने भी कहा कि आज अगर किसी को कोई गलती बताए तो वो नाराज़ हो जाता है या हो जाती हैं, तो अगर कोई काम करे तो उसका क्या असर होता है और कोई बुरा मान के बैठ जाए तो उसका क्या असर होता है? देखिए, अगर कोई गलती बताए तो उसको आप एक स्केल के रूप में, मानक के रूप में लीजिए, तो आपका मार्गदर्शन होता है। अगर गलती से नाराज़ होंगे तो उसका लॉस होता है, आप स्केल से एकदम नीचे ड्रॉप हो जाते हैं। तो हम लोगों को याद है कि जो हम तो बता रहे हैं कि तलफ़्फ़ुज़ और आकाशवाणी से बोलने की जो शुरुआत हुई, वो एक लेसन की तरह यहीं से इलाहाबाद आकाशवाणी से हुई और यहाँ के सभी उद्घोषकों से हमने सीखा। और सिर्फ एक नाम नहीं है, मुरलीधर सिंह, अविनाश जी और मंजुल वर्मा, महेंद्र मोदी जी और आशा आंटी, अरिदमन जी और शैलजा जी, इन सभी से हमने सीखा। इन सभी को हम सुनते थे और सीखते थे, और इनसे सिर्फ हमने भाषा शब्द तो सीखा, बोलना सीखा ही, साथ में हम इनसे बोलने के साथ साथ पढ़ते थे। पढ़ने से हमने सीखा लिखना। अच्छा, आप कई महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। उस महिला की भी जिसने आपको देखा नहीं है, आपकी सिर्फ आवाज़ सुनी है सुदूर बैठी गांव में, वो चाहे दक्षिण भारत का गांव हो, उत्तर पूरब और हमारा ये जो मध्य भारत है उसका गांव हो, वो कहीं ना कहीं वो महिला बैठ के सोचती होगी कि काश कि हम भी ममता सिंह जी जैसे होते, हमें अपॉर्चुनिटी मिली होती। तो आप घर भी संभालती हैं, आपका भी परिवार है, तो कैसे उस महिला को आप कहेंगी कि जहाँ पर जो है उसी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना और अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल। जो महिलाएं सुनती हैं, देखिए एक विविध भारती से सखी सहेली प्रोग्राम होता है जहाँ पर इस तरह की बातें हम बहुत करते हैं जिससे महिलाओं को इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले। और जो गांव खेड़े में, कस्बों में रहती हैं महिलाएं, उनकी चिट्ठियाँ हमारे पास आती थी, तो उस समय बहुत सारी चिट्ठियाँ ऐसी आती थीं जो हमसे पूछती थी कि हम क्या करें। जहाँ पर जैसे ये कि हमें पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे पास आगे स्कूल दूर है, मेरे भाई को तो पढ़ने का मौका है, मेरे पास नहीं है। तो हमने जवाब दिया कि आप अपने घर वालों को तैयार करिए, उनको आप कन्विंस कीजिए कि आपको भी पढ़ने की उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जितने कि आपके भाई को। उससे वो कन्विंस हुए और अगली चिट्ठी आती थी कि हमें पढ़ने का मौका मिला। तो मेरा ये कहना है कि आप वहीं पे रास्ता ढूंढिए। हमारे पास भी रास्ता नहीं था। जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो हमें भी लगता था कि आगे हम क्या करेंगे, हमारे सामने कोई भविष्य नहीं था, कोई सपना नहीं था। सपने जो थे वो सिर्फ नींद में देखे हुए जाते थे, सुबह उठते वो सपने सारे धूमिल हो जाते थे, क्योंकि हमें लगता था हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ करना है। क्या करना है वो नहीं पता था, कुछ करना है। तो हमें लगता था कि आकाशवाणी से जुड़े और फिर हमने लिखने की ओर अपने कलम को घुमाया, लिखने से जुड़े जी। पर वहाँ भी ऐसा नहीं था कि हमें जॉब मिल रही है, पर वहीं पे रास्ता ढूंढा। फिर मैं मुंबई गई तो वहाँ हमें नौकरी मिली। हमने एक मैगज़ीन में उप संपादक की ज़रूरत थी। असल में हम मुंबई घूमने गए थे और वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ पर एक शेयर मार्केट की मैगज़ीन है और उप संपादक की पोस्ट खाली है, तो आप करेंगे। तो चूँकि रेडियो से जुड़ी थी और अखबारों में मैं लिखना शुरू कर चुकी थी, आर्टिकल्स लिखती थी और रेडियो से गीतों भरी कहानी प्रसारित होती थी, तो मैंने कहा कि हाँ मैं करूँगी। लेकिन जब शेयर मार्केट का विषय बहुत ही नीरस शुष्क था, मेरे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था, तो खैर वो मैंने छोड़ दी। लेकिन फिर उससे हमें रास्ता मिला, आगे का रास्ता खुला। ममता जी, बहुत सारे लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि कभी ममता जी को खाली टाइम मिलता होगा तो क्या करती होंगी, क्या ममता जी को भी दुख होता है? बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि हम इंसान हैं, हमें भी होता, फिर कैसे उबरती हैं? वो कौन सी बात होती है आपके मन में? खाली समय आजकल तो बिल्कुल नहीं मिलता है। मिलता है तो बस खुद से बातें करना, गुफ्तगू करना बड़ा अच्छा लगता है, और लिखना मेरा पैशन है। लिखती हूँ जहाँ भी मौका मिलता है, थोड़ा भी मौका मिलता है तो लिखती हूँ। कहानियाँ, उपन्यास और किताबें लिखती हूँ। कहानियाँ लिखने के लिए मेरे पास डिमांड होती है कि आप इस मैगज़ीन के लिए कहानी लिखकर भेजिए। कई बार मैं नहीं लिख पाती हूँ तो अफसोस रह जाता है कि इस विशेषांक पे नहीं लिख पाई, लेकिन वो कोशिश होती है कि मैं लिख कर दूँ। लिखती हूँ और म्यूज़िक सुनती हूँ और पढ़ती हूँ।
आपने कहा कि खुद से बातें भी करती हैं, क्यों ज़रूरी है खुद से ही बात करना? बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं, आपने पहले भी जिक्र किया कि जो महिलाएं गाँव में, खेड़ों में रहती हैं, कस्बों में, वो अपने आप से कभी बतियाती नहीं हैं, इसलिए वो सपने नहीं देखती हैं। उनको खुद से बातें करना बहुत ज़रूरी है। घरेलू काम में सबके लिए सोचती हैं, भाई बहन, पिता, पति, बच्चों के लिए, कि खाना बनाना, खिलाना, पानी देना, दवा देना से लेकर घर के सारे काम काज करना, खुद के लिए कुछ नहीं करना। अगर पति घर पे नहीं है, बेटा घर पे नहीं है, बेटी घर पे नहीं है, तो अरे अपने लिए कौन बनाएगा? आप अपने लिए बनाइए, आधी रोटी बनाइए, एक रोटी बनाइए, थोड़ी सी एक कटोरी खीर बनाइए, एक दिन अपने लिए जी कर देखिए कितना अच्छा लगता है। हम भी नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों को भले कह रहे हैं, लेकिन हम भी खुद नहीं कर पाते। महिलाओं को बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से बातें करें और खुद के लिए जिए और खुद से सपने ज़रूर देखें, क्योंकि सपने देखेंगी तो ही सपने पूरे होंगे। आज वो ज़माना नहीं है कि महिलाएं सिर्फ चार दीवारी के अंदर कैद रहें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब तो रेडियो के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। घर बैठे आप चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स है, सोशल मीडिया है, घरेलू उत्पाद है, मोबाइल के ज़रिए लोग इंडस्ट्री बाकायदा चलाते हैं, कपड़े के मार्केटिंग करते हैं और ये ज्वेलरी बनाते हैं, बेचते हैं, तो कितने सारे काम हैं। ये तो हम सखी सहेली में बताते रहते हैं, तो इतने सारे काम हैं महिलाओं के पास। तो आप ये मत कहिए कि हम सिर्फ हाउस वाइफ हैं। कई बार हम फ़ोन इन प्रोग्राम में पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, तो हम कहते हैं सिर्फ हम घर का काम करते हैं। हमने कहा सिर्फ घर का काम नहीं करती हैं, आप बहुत कुछ कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि घर ना हो तो इंसान कितना अधूरा होता है। बातचीत के दौरान आपने कहा कि आप गाने भी सुनती हैं। जी। कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है और क्यों पसंद है? मुश्किल है। फिर भी देखिए, गानों का समुद्र है विविध भारती, और विविध भारती में हम रोज़ बोलते हैं, स्टूडियो में रोज़ इतने सारे गाने बजाते हैं कि बहुत मुश्किल है एक गाना चुन के लाना। लेकिन सभी ये जो हमारे गानों के पैमाना है, मानक हैं, आवाज़ें हैं, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, सुमन कल्याणपुर, किसके नाम छोड़ूं, आशा भोसले, किसकी गिनाऊं, सभी के गाने बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन लता जी मेरी जैसे इबादत है, और चूँकि मुझे उनसे कई बार बातचीत करने का मौका भी मिला है, तो मेरी आज भी उनकी आवाज़ से घर की शुरुआत होती है। मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, तो उनके बहुत सारे गाने मुझे पसंद हैं। लेकिन कौन सा गाना मैं बोलूँ, कौन सा छोड़ूँ? यही गाना, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेंगे प्रीत, ये गाना गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना है। बहुत सुंदर। ममता जी, इस वक्त आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो मदर्स भी होंगी, फादर भी होंगे, या फिर कुछ युवक युवतियां भी होंगी जो करियर बनाने के अभी फेज में होंगे। आप उन सब के लिए क्या कहेंगी जो ये जानना चाहते हैं कि अपनी आवाज़ पर कैसे काम करें? देखिए, बोलने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नयापन इस दुनिया में, इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। अब जो ज़माना है चैनल्स की, जहाँ पर भरमार है, ऐसे में आपको अपने को प्रूव करना और अपनी एक पहचान बनाना ज़्यादा मुश्किल है, प्रतिस्पर्धा बहुत है। तो ऐसे में शब्दों की भरमार होनी चाहिए, भाषा आपकी बहुत समृद्ध होनी चाहिए, जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसी भाषा। मान लीजिए आप साहित्यिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको साहित्यिक भाषा का प्रयोग, मान लीजिए कि आप कोई गज़लों की महफ़िल सजा रहे हैं, गज़लों का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उर्दू के अल्फाज, और जहाँ पर हिंदी का, शुद्ध हिंदी का कार्यक्रम है तो वहाँ पर वैसे शब्दों का प्रयोग, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको कैटेगराइज करना आपको ख़ुद को आना चाहिए। और आवाज़ को सुधारने के लिए आपकी एक है वॉइस कल्चर के क्लासेस चलते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने शिक्षक खुद हो सकते हैं। लोगों को सुनिए और लोगों को सुन सुनकर खुद को तराशिए, सुनकर खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनिए कि कैसी लग रही है। और मेरा ये कहना है कि मैंने जो सीखा है मैं वो तरीका बता रही हूँ। मैं अखबार का पन्ना लेती थी और अखबार का एक पैराग्राफ पढ़ती थी, बस 2 बार 4 बार पढ़ती थी और फिर उसको 2 in 1 पर रिकॉर्ड करती थी और फिर अपनी आवाज़ सुनती थी तो मुझे बहुत ख़राब लगती थी कि अरे इतना ख़राब बोल रहे हैं। फिर वापस रिकॉर्ड करती थी
तीसरी चौथी बार ठीक लगती थी। फिर जब मैंने इलाहाबाद आकाशवाणी में ऑडिशन दिया और मुझे बहुत सराहना मिली, और नाटक का ऑडिशन दिया तो बहुत कठिन था, वहाँ भी बहुत सराहना मिली। और नाटक के ऑडिशन में ये कहा गया, ऐसा भी नहीं था कि आजकल के नाटक ऑडिशन की तरह आसान नहीं था। तो क्या बोला गया था, आप 10 बार 10 तरीके से हंस के बताइए और 5 बार रो के बताइए, और एक ही शब्द को आप 10 तरीके से बोलिए। अब आप बताइए। तो मैंने बोला और लोगों ने बहुत तारीफ की, कहा रो के बताइए, तो मैं सचमुच रोने लगी, क्योंकि उस समय तो ये सब बहुत बड़ी परीक्षा थी और लगता था कि नाटक में ऑडिशन हो जाएगा तो मुझे नाटक करने का मौका मिलेगा, मुझे तरह तरह से आवाज़ें निकालने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ी मतलब तिलिस्मी दुनिया थी। तो बाद में पता चला, अरे तुमने क्या परफॉर्मेंस किया था, ये खुद को तराशना हुआ। आपने कहा कि मैं 2 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिस किया करती थी। अभ्यास क्यों जरूरी है? आप ये बताइए, एआई का ज़माना है जी। एक दिन मैं गाड़ी से जा रही थी और तो कोई प्राइवेट रेडियो चैनल चल रहा था और उनका प्रोग्राम ख़त्म हुआ और आवाज़ आई कि अब ये एआई प्रेजेंट करेगा अगला प्रोग्राम। मेरे कान एकदम सक्रिय हो गए, मैंने आवाज़ बढ़ाई, मैंने कहा एआई, और सचमुच उस आवाज़ से गाने बजने लगे और वो अनाउंसमेंट नॉर्मल सा। तो मैंने कहा एआई अगर ये गाने बजा के कर रहा है तो ये तो बहुत मुश्किल दौर है। एआई में आप इमोशंस कहाँ से लाएंगे? वो जो आपकी अदायगी है कि जब हम छाया गीत प्रोग्राम करते हैं तो हम अंदाज बदलते हैं। रात हौले हौले आसमान से धरती पर उतर रही थी, चांद चमक रहा था, सितारे खिलखिला रहे थे, और हम बोलते हैं, मान लीजिए, विविध भारती की गीतमाला। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज की विविध भारती की गीतमाला। तो ये जो अदायगी है, ये इमोशन है, ये एआई कैसे लाएगा? तो ये वही है कि जब आप रियाज करेंगे तो रियाज आपको ये देगा कि आपको कहाँ कैसे बोलना है, किस प्रोग्राम में आपको अदायगी दिखानी है, किस प्रोग्राम को फ्लैट करना है, किस प्रोग्राम में ड्रामा करना है, ये आपको बताएगा। इसीलिए जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए, ऐप के ज़रिए सीखते हैं, उनकी आवाज़ में उतार चढ़ाव नहीं होता है, उनमें अदायगी नहीं होती, वो फ्लैट होता है, एक ही तरीके से बोलते हैं, वही लाउड स्टाइल। आपको लाउड स्टाइल भी आनी चाहिए और बहुत हौले हौले मध्यम मध्यम नदी की तरह बहते हुए भी बोलने आना चाहिए। अच्छा मैम, आप यहाँ तक पहुँची, कई बार प्रेशर भी होता है जी, वरिष्ठ का प्रेशर है या फिर किसी भी तरह का प्रेशर, तो आज के युवा ये बात जानना चाहते हैं, या जो भी ये लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, कि जो प्रेशर है, चाहे घर का हो, कार्यालय का हो, विश्वविद्यालय का हो, या पीयर प्रेशर है, उसको कैसे अलग रख कर अपने आप को ग्रूम करते रहें? देखिए, प्रेशर मतलब ऐसा कोई प्रेशर हमारे बोलने पर नहीं होता है, पर हाँ, जो एक रिस्ट्रिक्शंस होता है, एक गरिमा होती है रेडियो की, उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्राम करते हैं। और चूंकि आप अपने एक पहचान बना लेते हैं तो आपके जो अपर अधिकारी होते हैं आप पर छोड़ते हैं। अगर आपने अपनी पहचान बना ली कि आप गुणवत्ता का प्रोग्राम देंगे, उत्कृष्ट देंगे, तो आपके अधिकारी आपको फ्री करेंगे कि लीजिए ये प्रोग्राम है, आप प्रेजेंट कीजिए। लेकिन आप उसके लिए तैयारी करना पड़ती है। आप किसी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, मान लीजिए एक डायरेक्टर का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो उस डायरेक्टर की कम से कम फहरिस्त, फिल्मों की फहरिस्त जान लें। और एक एक्टर की एक्ट्रेस की इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी कि किस अंदाज का व्यक्ति है, तो आपको ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर कोई किसी का कोई इंटरव्यू करने जा रहा है तो आप सीधे बैठ गए, वही वही बातें, वही वही सवाल रटे रटाए, तो सुनने वाले को पता चलता है कि इन्हें इनकी जानकारी नहीं है। पहले तो जानकारी होनी चाहिए आपको। दुनिया इतनी बड़ी हो गई है और सोशल मीडिया के ज़रिए इतनी छोटी भी हो गई कि आप सब कुछ रोज़ पा सकते हैं और रोज़ नई नई जानकारी आपको होनी चाहिए। हम लोगों ने आपकी किताबें भी पढ़ी हैं, ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती ने आपको इस तरह की बुद्धि की सौगात दी है जो बोल भी सकती हैं रेडियो का प्रोग्राम भी करती हैं, श्रोताओं के दिल में जगह भी है, जो लोग पाठन पसंद करते हैं आप उनके जहन में भी हैं। कैसे वक्त निकालती हैं और अपनी किताबों में क्या कुछ ज़रूर है उस बात का ध्यान रखती हैं? समय निकालने वाली बात तो मुझे खुद बताना बड़ा मुश्किल है। कहाँ से निकलता है समय मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि जब उपन्यास लिख रही थी
तो मुझे उपन्यास लिखने का आग्रह किया गया था, प्रकाशक की ओर से डिमांड हुआ था। मैंने कहा कि मैं कहानी लिख दूंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको उपन्यास लिखना है, कहानी नहीं। तो मैंने कहा उपन्यास लिखने के लिए तो बहुत वक्त लगेगा, मैं कैसे लिख पाऊंगी, नहीं लिख पाऊंगी। इस मामले में मेरे पति ने भी बहुत प्रोवोक किया, मेरे बेटे ने भी बहुत मुझे ऊर्जा दी। मेरे पति यूनुस खान जो विविध भारती में अनाउंसर हैं, उन्होंने कहा कि तुम उपन्यास लिख सकती हो और तुम टाइम दो। तो एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है। ऑफिस का काम आप ऑफिस के समय में पूरा कीजिए, उसको पूरी निष्ठा के साथ और पूरे इमोशन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ कीजिए, तो आप, मुझे लगता है, वो ऊर्जा मेंटेन कर सकते हैं। अगर वो ईमानदारी आपके भीतर है तो आप अपने दूसरे काम के लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो बस लिखना मेरा, घर में जो मेरा बचा हुआ समय होता है, फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करना, वो समय मैं नहीं देती हूँ। लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, वो समय कटौती करती हूँ। नींद की कटौती करती हूँ, रात जग के वहीं पर लिखना हो पाता है, वरना संभव नहीं हो पाता है। उसमें फिर आप कई कई रात जागते हैं और एक छुट्टी का दिन मिलता है, उसमें आप लिख सकते हैं। कहीं घूमने जाना होता है, वो छोड़ना पड़ता है, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और कई बार सामाजिकता भी छोड़नी पड़ती है कि कहीं जाना है और आप नहीं गए, लिख रहे हैं क्योंकि आपको लिखना है। ऐसे में किताबें लिख लेती हूँ। इसी तरह से मेरी 3 किताबें लिखी गई। जी ममता जी, हम चलते चलते, चूँकि मैं कंप्यूटर सिस्टम देख रही हूँ कि समय हो रहा है, लेकिन एक प्रश्न बिल्कुल लग रहा है कि पूछें, ज़रूरी सा है। जीवन को खुशनुमा बनाए रखने के लिए आप क्या कुछ आपने किया है जो लोगों को बताना चाहेंगे कि ये ज़रूर करिए, ताकि आप जीवन के रूप में पूर्ण महसूस करेंगे? और सच में ये बहुत खूबसूरत है। साहित्य, संगीत और कला, इस त्रिवेणी से मुझे बहुत प्यार है। तो मैं तो खुशी इन्हीं में खोजती हूँ। जब कभी मन उदास हो तो कोई अपनी पसंद का गाना लगा ले और लिखना, मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। और लिखने से दोनों बातें होती हैं, लिखने से खुशी भी मिलती है और डिप्रेशन भी होता है। जब आप मन का नहीं लिख पाते हैं तो डिप्रेशन भी होता है, तो ये भी होता है। और घूमना, मुझे बहुत पसंद है घूमना, पहाड़ों पर, नदी के किनारे, समंदर का किनारा मुझे बहुत पसंद है। और इसलिए इलाहाबाद जब भी आती हूँ तो मुझे संगम जाना बहुत पसंद है। मनकामेश्वर मंदिर पर बैठना, किनारे पर जो सीढ़ियाँ बनी हैं वहाँ पर बैठती हूँ, जमुना बैंक रोड। और संगम में नाव की सैर मैं ज़रूर करती हूँ, हर बार नौका विहार हर बार करती हूँ। मैं अभी कुंभ में आई थी, महाकुंभ में, तब भी मैं नौका विहार उस भीड़ में भी मैंने की थी। मुझे बहुत पसंद है घूमना, और जब मौका मिले तो मैं पहाड़ों की ओर जाना पसंद करती हूँ। श्रोताओं, दोस्तों, ममता जी से जितनी देर बातचीत हुई अभी, उसमें से मैंने एक चीज़ आपके अंदर से देखा है और मुझे लगता है कि सभी को वो ज़रूर करना चाहिए। अपनी जो खुशी है और जो स्वप्न है, आपने पूरे शिद्दत के साथ उसे जिया है और पूर्ण किया है, और ये काम आप स्वयं कर सकते हैं। ममता जी, आप स्टूडियो में आई, बहुत अच्छा लग रहा है। और श्रोताओं, मैं बताऊं कि ममता जी वही प्यारी सी गुड़िया सी छोटी सी बिंदी लगाए हुए हैं, एक प्यारा सा चश्मा है, होठों पर मुस्कान है भीनी सी। मतलब पूरा जो हमारा स्टूडियो है इस वक्त उनकी आवाज़ से, उनके सौम्य व्यक्तित्व से गुलजार है। तो हम सभी आभारी हैं कि आप आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में आई और इतनी बढ़िया बातचीत आपने हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा किया। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आकाशवाणी इलाहाबाद का, शुक्रिया आकाशवाणी के श्रोताओं का कि इतना प्यार हमें मिल रहा है। और सच कहूँ तो ये मेरे लिए तिलिस्मी दुनिया है। आकाशवाणी इलाहाबाद मेरे लिए जादू की तरह है, नॉस्टैल्जिया है। जब मैं आज, आपने बुलाया और मैं यहाँ एंटर की, तो स्टूडियो की वही खुशबू, स्टूडियो का वही गलियारा और वही सजीव प्रसारण, सब कुछ लिखा हुआ है, नाटक स्टूडियो, उद्घोषक कक्ष। तो मुझे देख के वो सारी यादें, सारी स्मृतियाँ चलचित्र की तरह आंखों के सामने आ गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बात और बता दूँ चलते चलते कि यहाँ पर यहीं से सब कुछ की शुरुआत मेरी हुई। तालीम है ये मेरे लिए, और यहीं से मेरे लिखने की शुरुआत भी हुई। यहीं से पहली गीतों भरी कहानी मैंने लिखी जो प्रसारित हुई। गीतों भरी कहानी से मैंने कहानी की डोर पकड़ी और कहानी ने मुझे किताब तक पहुंचाया। तो किताब जब आई तो मुझे बार बार इलाहाबाद आकाशवाणी याद आता है। शुक्रिया आपका। आकाशवाणी के 90 साल और यादों का कारवां
श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई की वरिष्ठ उद्घोषिका ममता सिंह से नेहा गुप्ता की बातचीत। आकाशवाणी का ये